हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 2 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर किया था लास्ट टाइम। एक लेक्चर इसका हो चुका है। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपको मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड्स का इंट्रोडक्शन दिया था और इसकी संरचना और बंधन, स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे में आपको बताया था। आज का जो लेक्चर है उसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता और अम्ल सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, इस बारे में चर्चा करेंगे। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिड स्ट्रेंथ। लास्ट लेक्चर जो था उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, और जैसा कि नाम से ही हमें पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक बिहेवियर है वो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक CO कार्बोनिल ग्रुप और दूसरा OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक बिहेवियर होता है, और इस एसिडिक बिहेवियर को कार्बोनिल ग्रुप CO, ये ग्रुप उस एसिडिक बिहेवियर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होता है। और एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है और कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए, इसकी एसिडिक बिहेवियर को समझने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप हैं। ये है कार्बोनिल ग्रुप C+O और ये है हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। यहाँ पे देखिए, जो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इस डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑक्सीजन एक्वायर कर लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और ये इलेक्ट्रॉन्स जब ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं तो ऑक्सीजन पे आता है माइनस चार्ज और इस वाले कार्बन के ऊपर आता है प्लस चार्ज। इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आना मतलब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करना चाहेगा, क्योंकि इस कार्बन से ये OH ग्रुप अटैच्ड है और इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसकी वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज और कार्बन का प्लस चार्ज ख़त्म हो जाता है। जब इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, हाइड्रोक्सिल के ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, और क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऋण विद्युतीय एलिमेंट है, इसलिए ये अपने ऊपर प्लस चार्ज बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए OH के जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको खुद की तरफ आकर्षित करता है और इन इलेक्ट्रॉन्स को खुद ले लेता है और इस H को H+ के फॉर्म में बाहर रिलीज़ कर देता है। आपको पता है कि जो भी कंपाउंड H+ आयन रिलीज़ करता हो, प्रोटॉन रिलीज़ करता हो, प्रोटॉन निकालता हो, उस कंपाउंड को हम एसिडिक कहते हैं। तो इस तरीके से COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एसिडिक बिहेवियर शो करता है। जब ये एक H+ आयन इसमें से बाहर निकल जाता है तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलेट आयन। ये है कार्बोक्सिलेट आयन। इसकी दो अनुनादी संरचनाएं होती हैं, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे माइनस चार्ज था, ये माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज और इस वाले ऑक्सीजन का माइनस चार्ज ख़त्म होके डबल बॉन्ड। तो ये है कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं। इन दोनों संरचनाओं का जो संकर होता है, हाइब्रिड होता है, उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस हाइब्रिड है। दोनों ऑक्सीजन्स के ऊपर एक पूरा बॉन्ड है और एक पार्शियल बॉन्ड है। इससे ये इस हाइब्रिड को इस तरह दिखाने का मतलब ये होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बराबर होती हैं। तो ये है कार्बोक्सिलेट आयन और कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरीके से H+ आयन को रिलीज़ करता है। देखिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संयोजकता एक होती है। संयोजकता मतलब मुक्त फ्री वैलेंसी जो है
वो 1 है। यहाँ हमको दिख रहा है इस कार्बन की 2 वैलेंसीज ऑक्सीजन से जुड़ी है, 1 वैलेंसी OH ग्रुप से जुड़ी है और ये वाली वैलेंसी फ्री है। जो ये मुक्त संयोजकता है, फ्री वैलेंसी है, इसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, इस बात पे डिपेंड करता है कि कंपाउंड की एसिडिटी या अम्ल सामर्थ्य क्या होगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं 3 एसिड्स का। ये देखिए, ये एग्जाम्पल हमने लिया, ये 3 एसिड हैं, ये एसिटिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड है और ये क्लोरो एसिटिक एसिड है। यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में इस फ्री वैलेंसी से CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनकी प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है कि ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको प्रतिकर्षित करते हैं, अपने से दूर भेजते हैं, रिपेल करते हैं। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स COOH के कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए होंगे। तो इस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन न्यूनता होगी, अभी मैंने ऊपर आपको समझाया एसिडिक बिहेवियर के लिए क्या होता है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। अब ये CH3 जब इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो इस कार्बन का प्लस चार्ज कम हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन न्यूनता कम हो जाएगी। जब इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूनता कम हो जाएगी तब ये इस ऑक्सीजन के, OH के ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को कम आकर्षित करेगा। OH के ऑक्सीजन को के इलेक्ट्रॉन्स को जब ये वाला कार्बन कम आकर्षित करेगा तो ऑक्सीजन भी इस हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में निकालने की क्षमता कम हो जाएगी और एसिटिक एसिड इस तरीके से एक कम सामर्थ्य वाला, कम स्ट्रेंथ वाला एसिड बन जाता है। तो मिथाइल ग्रुप जो है उसकी प्लस आई इफ़ेक्ट की वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला ग्रुप है, इसलिए ये कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को घटाने वाला ग्रुप है, उसके प्लस चार्ज को कम करने वाला ग्रुप है। इसलिए एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, ये इस H+ को आसानी से रिलीज़ नहीं करता। दूसरा है ये फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में कार्बन की फ्री वैलेंसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए फॉर्मिक एसिड में ये हाइड्रोजन कार्बोक्सिल के कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता। इसलिए एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में फॉर्मिक एसिड एक स्ट्रॉन्गर एसिड है। तीसरा हम लेते हैं क्लोरो एसिटिक एसिड। क्लोरो एसिटिक एसिड में CH2 के साथ एक Cl जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये पूरा ग्रुप CH2Cl ग्रुप इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला ग्रुप बन जाता है, -I इफ़ेक्ट वाला ग्रुप बन जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है, तो इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन न्यूनता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये कार्बन इन इलेक्ट्रॉन्स को, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को तेज़ी से अपनी तरफ और ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ आकर्षित करता है और ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए बहुत जल्दी H+ आयन रिलीज़ कर देता है। इसलिए क्लोरो एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर एसिड है, ज़्यादा प्रबल अम्ल है। तो इस तरीके से क्लोरो एसिटिक एसिड में क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण पूरा का पूरा ग्रुप ही इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला बन जाता है, जिससे कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और प्रोटॉन का निकलना आसान हो जाता है। जब प्रोटॉन ज़्यादा आसानी से निकलेगा तो अम्ल की स्ट्रेंथ, एसिड की स्ट्रेंथ, सामर्थ्य भी बढ़ जाती है। तो जो हमने आपको 3 एसिड्स बताए, उन तीनों एसिड्स में क्लोरो एसिटिक एसिड सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखिए, इस प्रेरण प्रभाव का, इस इंडक्टिव इफेक्ट का, इस +I और -I इफेक्ट का
असर कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी स्थिरता पर भी पड़ता है। जब कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, इस पूरे जो प्रोसीजर है कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट आयन का बनना, तो कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ प्रोडक्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टेंट है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जब कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, वो आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, प्रोडक्ट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, वो उतनी ही तेज़ी से बनेगा। और प्रोडक्ट के साथ कार्बोक्सिलेट आयन के साथ H+ आयन भी बाहर निकलता है। तो कार्बोक्सिलेट आयन जितना ज़्यादा स्थिर होगा, उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा और उतनी ही तेज़ी से, उतनी ही जल्दी कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। तो इस तरह कार्बोक्सिलेट आयन की स्थिरता पर प्रेरण प्रभाव का फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है, और इससे एसिड की स्ट्रेंथ, अम्ल की सामर्थ्य भी बताई जा सकती है। देखिए, जब कार्बोक्सिलेट आयन से कोई इलेक्ट्रॉन को, ये देखिए यहाँ कार्बोक्सिलेट, ये कार्बोक्सिलेट आयन का चित्र दिखाया गया है। यहाँ कार्बन से जो R ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाला, प्रतिकर्षित करने वाला ग्रुप है। जब ये इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ भेजता है, तो इस कार्बन पे, ये कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है, उसको ये बढ़ा देता है। प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप होगा, तो वो जो ऋणावेश को, इस पूरे ग्रुप के ऊपर जो ऋणावेश है, उस ऋणावेश को, नेगेटिव चार्ज को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। चार्ज को ज़्यादा बढ़ा देने का मतलब इसकी स्थिरता को कम कर देगा, स्टेबिलिटी को कम कर देगा। देखिए, यहाँ पे कोई भी ऐसा फैक्टर जो इसके नेगेटिव चार्ज को कम करता हो, वो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। कोई ऐसा फैक्टर जो इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ाता है, वो इसके स्थायित्व को कम करता है। अब क्योंकि यह R ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को COO- की तरफ भेज रहा है, तो नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज़ कर रहा है, बढ़ा रहा है। नेगेटिव चार्ज के बढ़ने का मतलब कार्बोक्सिलेट आयन की स्थिरता, स्टेबिलिटी का कम हो जाना, और कार्बोक्सिलेट आयन की स्थिरता का कम हो जाने का मतलब इसका कम बनना। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट आयन अगर कम बनेगा, तो उसका मतलब है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड एक वीक एसिड है। इसी तरह यदि इस कार्बोक्सिलेट आयन से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो इसके नेगेटिव चार्ज को कम कर सकता हो। कम कब कर सकेगा? जब ये वाला जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ आकर्षित करता हो। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला ग्रुप, मतलब -I इफेक्ट वाला ग्रुप, अगर इस COO- से जुड़ा हुआ है, तो वो इस नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, ऋणावेश को कम करेगा। ऋणावेश को कम करने का मतलब कार्बोक्सिलेट आयन की स्थिरता को, स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। जब आयन ज़्यादा स्थिर होगा, तो वो ज़्यादा देर तक बन पाएगा, अधिक समय तक आयन के रूप में रह सकेगा और एक स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। तो इस तरीके से जो +I इफेक्ट वाले ग्रुप्स होते हैं, वो कार्बोक्सिलेट आयन की स्थिरता को कम करते हैं, दुर्बल अम्ल बनता है। जो -I इफेक्ट वाले ग्रुप्स होते हैं, वो अम्ल की, कार्बोक्सिलेट आयन की स्थिरता को बढ़ा देते हैं, और ऐसे में जो एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो, अब देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, प्रोपेनोइक एसिड, ये C2H5COOH प्रोपेनोइक एसिड है। जब ये H+ आयन देता है, तो वो कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इस कार्बोक्सिलेट आयन में क्योंकि C2H5 एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं, प्रतिकर्षित करने वाला ग्रुप है, इसलिए वो इस COO- की स्टेबिलिटी को कम कर देता है। इसलिए प्रोपेनोइक एसिड एक दुर्बल अम्ल, वीक बेस की तरह व्यवहार करता है। जबकि बेंजोइक एसिड C6H5COOH, इसमें इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से C6H5 एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा है। फिनाइल ग्रुप में रेजोनेंस हो सकता है, और रेजोनेंस होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स को, COOH के इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ आकर्षित करता है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस कार्बन पे कम कर देता है, इसलिए ये कार्बन इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स लेता है और ये ऑक्सीजन H+ आयन रिलीज़ करता है। तो इस तरीके से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला ग्रुप है C6H5, इसलिए बेंजोइक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह व्यवहार करता है। यहाँ एक टेबल दिखाई गई है, इसमें
अलग अलग एसिड्स हैं और उनके Ka की वैल्यू है। एक बात आप याद रखिए, Ka की वैल्यू, Ka का मान जितना ज़्यादा होगा वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ हम देखते हैं Ka की वैल्यू, देखिए यहाँ 1.52 है, उसके बाद 1.75 हो गई। यहाँ पे C3H7 ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है CH3 से, इसलिए ये एक वीकर एसिड है और नीचे वाला एसिटिक एसिड उसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह जब CH3 का एक एक हाइड्रोजन X से किसी भी हेलोजन से रिप्लेस हो जाता है तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हेलोजन की बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एसिड का एसिडिक बिहेवियर भी बढ़ता जा रहा है। ये 260 हो गया जब F लगा था और Br लगा था जब 125 था। दो हाइड्रोजन्स अगर क्लोरीन से यहाँ पे रिप्लेस हुए हैं, देखिए दो हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो गए तो एसिड की स्ट्रेंथ भी बढ़ गई, और जब तीनों हाइड्रोजन CH3 की जगह CCl3 हो गया तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है, ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड। इसी तरह C6H5 जो बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक एसिड्स के Ka की वैल्यू अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि बेंजीन रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप मतलब प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जैसे CH3 हो तो एसिड की स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, और इसके विपरीत इसके अपोजिशन में अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला या आकर्षित करने वाला या माइनस आई वाला ग्रुप हो तो वो Ka की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, मतलब एसिड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, ये सिंपल C6H5 है। इस C6H5 का एक हाइड्रोजन जब CH3 से रिप्लेस हो जाता है, CH3 एक प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो देखिए एसिड की स्ट्रेंथ कम हो गई। CH3 वाला जो टोल्यूइन वाला एसिड है वो कम स्ट्रॉन्ग है सिंपल C6H5 COOH से। इसी तरह का C6H5 का एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो गया पैरा हाइड्रोजन, तो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ गई। अगर नाइट्रो ग्रुप जो कि एक माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है तो उसकी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ गई, 36 हो गई। तो इस तरह से एरोमेटिक रिंग पे भी अगर प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है तो वो एसिड स्ट्रेंथ को कम कर देगा, और अगर माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है तो वो एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें भी कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स जो हैं उनमें इस तरीके के हमको रिएक्शंस मिलते हैं जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है, मतलब H प्लस के रूप में बाहर निकल जाता है, वो एसिडिक रिएक्शंस होते हैं। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके सभी रिएक्शंस में सिर्फ ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता, बहुत से रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, ये हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड भी टूटता है। ये जब हम आपको केमिकल रिएक्शंस पढ़ाएंगे तब हम इन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है कार्बोक्सिलिक अम्लों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये आप खुद समझ सकते हैं। देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनमें OH ग्रुप होता है, और OH ग्रुप में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में जानते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होती है जब हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में आ जाता है, उसमें से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ये सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है और दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है और ये एसिटिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल का जो H है वो दूसरे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, और पहले का जो ऑक्सीजन है वो दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। जब एसिटिक एसिड का बहुत डीप में स्टडी किया तो पता चला कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिटिक एसिड डाइमर के रूप में, एक द्विलक के रूप में रहता है। नॉर्मली द्विलक का मतलब दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि जब इनके अणु बाहर लिए गए, मॉलिक्यूलर वेट लिया, तो वो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेटेड वैल्यू से
डबल आता है, दुगना आता है। तो इससे साबित होता है कि एसिटिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डाइमर के रूप में, द्विलक के रूप में रहते हैं। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड के इस H को एस्टर में कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब यहाँ से S हट जाएगा, उसकी जगह कोई सा R' आ जाएगा, तो इस सिचुएशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती, इससे जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, और पानी में सॉल्युबिलिटी, उसकी वैल्यू एस्टर्स में कम हो जाती है। तो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, उसके समान अणुभार वाले एल्कोहल्स और एस्टर्स आदि के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। और जब इसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे तो इसकी वाष्पशीलता कम हो जाएगी, वेपराइजेशन इसका कम होगा। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। जो एन पेंटेन होती है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 72 होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 36 डिग्रीज़ होता है। और अगर हम उसी मॉलिक्यूलर वेट 72 का प्रोपेनोइक एसिड लें तो प्रोपेनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 141 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बॉइलिंग पॉइंट और पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे पानी, उसकी विलयशीलता, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। किसके कंपैरिजन में? सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले एल्कोहल्स, एस्टर्स, एल्केन्स, इनके कंपैरिजन में इसका क्वथनांक ज़्यादा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। आज हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की है, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक बिहेवियर और उसकी एसिड स्ट्रेंथ, और एसिड स्ट्रेंथ पर प्रतिस्थापियों का, सब्स्टिट्यूएंट्स का इफ़ेक्ट। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड के विरचन की विधियों के बारे में जानेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। थैंक यू।